हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों। जब मैं 19 साल का हुआ तो मेरी मौसी हमारे घर में ही काम करती थी। मेरे माँ बाप कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर गए थे। मौसी 40 साल की खूबसूरत महिला थी। वह हमेशा मुझे नहलाने की जिद करती थी। वह यह समझने को तैयार नहीं थी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर खिलाया है। मैंने कहा, मौसी मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर मौसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया और अपने आगोश में भरकर मेरा इतना बड़ा अपनी मेरा नाम रोहन है। उम्र 19 साल। जीवन में रिश्तों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन एक रिश्ता जिसे हमेशा सम्मान और प्यार मिलता है वह है मौसी का। लोग कहते हैं कि मौसी माँ का दूसरा रूप होती है। मैंने भी यही सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरा और मेरी मौसी का रिश्ता इस तरह की कहानी का हिस्सा बनेगा। मेरे माता पिता 2 महीने के लिए विदेश गए थे। घर का सारा काम संभालने के लिए उन्होंने एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया था। दूसरे दिन सुबह के करीब 9 बजे घर की घंटी बजी। मैं जल्दी से दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही देखा सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। लंबा कद, गठीला बदन, गोरा रंग। वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस घर में नौकरानी की जरूरत थी ना? मैंने थोड़ा हैरान होकर जवाब दिया, हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। आइए, अंदर आइए। वह बड़े आत्मविश्वास से घर में दाखिल हुई। मैंने उसे रसोई और बाकी घर दिखाया। वह इतनी तेज निकली कि कुछ ही मिनटों में उसे सब पता चल गया कि रसोई में क्या चीज़ कहाँ रखी है। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया, माँ, नौकरानी आ गई है। सब कुछ ठीक लग रहा है। सब अच्छा है बेटा, अब चिंता की कोई बात नहीं। वह सारा काम देख लेगी। दिन भर की थकावट और घर के कामकाज के बाद जब शाम का समय हुआ और नौकरानी को काम से छुट्टी का इशारा दिया, तब उसने अचानक मेरी ओर देखा और कहा, रोहन, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन क्या तुमने एक पल के लिए भी सोचा कि मैं कौन हूं? उसकी इस बात पर मैं चौंक गया। मेरे भीतर एक हलचल सी मच गई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आप इस घर की नौकरानी हैं। मेरी माँ ने आपको काम पर रखा है। इससे ज्यादा मैं और क्या जान सकता हूँ? उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, मैं इस घर में नौकरानी बनकर जरूर आई हूं, लेकिन मेरा एक और रिश्ता भी है इस घर से। तुम्हारे साथ मेरा जुड़ाव कहीं गहरा है। सोचो, रोहन, क्या तुम्हें मेरा चेहरा परिचित नहीं लगता? अब मेरी नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे किसी पुराने रिश्ते की परछाई वहां छिपी हो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुरेखा हूं, तुम्हारी मौसी। बचपन में तुम्हें गोद में खिलाया है मैंने। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूटकर जुड़ने जैसा महसूस हुआ। मेरी आंखों के सामने बचपन के धुंधले से दृश्य उभरने लगे। सुरेखा मौसी का चेहरा अब धीरे धीरे मेरे बचपन की यादों से मेल खाने लगा। उसने हंसते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरा। हाँ, रोहन, मैं ही हूं। इतने सालों बाद जब तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ भेजा तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ फिर से वक्त बिता सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। उसकी आवाज में एक मीठा सा उलाहना था, मगर साथ ही उसमें प्यार और अपनापन भी झलक रहा था। अब मुझे सब याद आने लगा था। मौसी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में आपको नहीं पहचाना। बचपन में आपने मेरा कितना ख्याल रखा और आज मैंने झिझकते हुए कहा। मौसी की आंखों में नमी थी। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, वक्त बीतने के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन रिश्ते कभी नहीं टूटते। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे माँ के होने का एहसास लौट आया हो। शाम के 6 बज रहे थे। मौसी ने कहा, अब तो घर का सारा काम हो गया है, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मैंने जवाब दिया, मौसी, अब आप रोज रोज आने जाने की तकलीफ क्यों करें? यहीं रहिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, रोहन, मैं सोच रही थी कि अगर मुझे यहीं रहने के लिए एक कमरा मिल जाए
तो मैं काम भी ठीक से कर पाऊंगी। और रही सैलरी की बात, तो तुम मुझे जितना देना चाहो उतना काफी होगा। मौसी के साथ हुई बातचीत के बाद मैंने अपनी माँ को फोन किया। मैंने पूरी स्थिति बताई और उनसे सुझाव मांगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, हमारे घर में वैसे भी कई कमरे खाली पड़े हैं। सुरेखा को एक कमरा दे दो। वह तुम्हारी देखभाल भी करेगी और घर में तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। तुम्हें किसी छोटे मोटे काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। माँ की बात मुझे सही लगी। मैंने तुरंत मौसी को एक कमरा दे दिया, लेकिन मैंने गौर किया कि वह अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई थी। इसलिए मैंने माँ की अलमारी से कुछ पुरानी साड़ियाँ निकाली और उन्हें दी। मैंने कहा, मौसी, आप इन साड़ियों को पहन लीजिए। ये माँ की हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सूट करेंगी। आप माँ के कमरे में जाकर चेंज कर सकती हैं। मौसी मुस्कुराई और साड़ियाँ लेकर माँ के कमरे में चली गई। मैं बाकी कामों में लग गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल चार्जर माँ के कमरे में रखा हुआ है। बिना ज्यादा सोचे मैं सीधे कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे कदम ठिठक गए। मौसी कपड़े बदल रही थी। मेरी नज़रें उनके परछाई में गईं और मैं तुरंत पीछे हट गया। सॉरी मौसी, मुझे पता नहीं था, मैंने झेंपते हुए कहा और अपनी नज़रें झुका लीं। लेकिन मौसी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अरे रोहन, इसमें इतनी शर्माने वाली क्या बात है? तुम तो मेरे अपने हो। आओ, जरा देखो तो सही, तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। उनके शब्दों ने मुझे असहज कर दिया। मैं कुछ पल के लिए वहां खड़ा रहा, फिर खुद को संभालते हुए कहा, मौसी, साड़ी तो आप पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं बाद में आकर चार्जर ले लूंगा। मौसी ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं रोहन, मैं तो बस यह जानना चाहती थी कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूं। कुछ देर बाद मौसी कमरे से बाहर आईं। उन्होंने माँ की पुरानी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उनकी खूबसूरती उस साधारण साड़ी को भी खास बना रही थी। उनकी उम्र भले ही 40 की हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास किसी युवा से कम नहीं था। उनकी मुस्कान में एक अलग ही आत्मीयता थी, जो हर माहौल को सकारात्मक बना देती थी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मौसी, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। माँ की साड़ी ने आपकी खूबसूरती को और निखार दिया है। मौसी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी माँ की साड़ियाँ तो हमेशा से खास थीं, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे और भी खास महसूस कराया। सुरेखा मौसी को घर आए अब 10 दिन हो गए थे। इन कुछ दिनों में उन्होंने घर को इस तरह संभाला जैसे वह उनका अपना हो। हर दिन मैं उनसे कुछ नया सीखता। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मौसी मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हें पता है बचपन में तुम कितने शरारती थे। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और उन्हें अपनी यादों में खोया पाया। उनकी बातें सुनकर मुझे भी अपने बचपन की यादें ताज़ा होने लगीं। वह हर किस्सा इस तरह से सुना रही थी कि वह समय जैसे फिर से जीवंत हो गया। एक सुबह मौसी मेरे कमरे में आईं। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने कहा, रोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, तुम्हारे बाल हमेशा बिखरे रहते हैं। आज मैं तुम्हारे बाल संवारूंगी। तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि मैं इस घर को अपना मानूं, तो चलो, आज मैं तुम्हारी थोड़ी देखभाल कर लूं। उनकी इस बात पर मैं हंसा और तौलिया उठाकर उनके हाथ में दे दिया। मैंने अपने घुटने उनके सामने टिकाए और अपना सिर झुका लिया। वह प्यार से मेरे बालों को सुखाने लगी। उनका यह आत्मीय स्पर्श मुझे मेरे बचपन की याद दिला गया। कुछ दिन बाद एक शाम मैं दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी मौसी ने पूछा, रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने तपाक से कहा, अरे, तुम मुझे अपने घर का सदस्य मानते हो और मुझे कभी अपने साथ बाहर नहीं ले जाते। क्या मुझे भी तुम्हारे साथ पार्टी में चलने का मौका मिलेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मौसी, आप चलिए, लेकिन यह पार्टी बहुत आधुनिक होगी। क्या आप उस माहौल में खुद को सहज महसूस कर पाएंगी? उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, क्यों नहीं?
तुम बस मुझे तैयार होने का समय दो। मैंने उन्हें माँ के कमरे से एक सुंदर साड़ी पहनने के लिए कहा। वह तुरंत वहां चली गईं। कुछ देर बाद जब वह कमरे से बाहर आईं तो मेरी नजरें उनकी ओर ठहर गईं। मौसी ने साड़ी को इस तरह पहना था कि उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। उन्होंने हल्का मेकअप किया था जो उनकी उम्र को कहीं पीछे छोड़ चुका था। उनका आत्मविश्वास और सौंदर्य ऐसा था कि उन्होंने पूरे माहौल को रोशन कर दिया। उनके वजूद पर जब मेरी नजर गई तो मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर जैसे ही मौसी मेरी ओर बढ़ी, उनका पैर उसकी हील वाले सैंडल से फिसल गया और वह मेरे ऊपर आकर गिर गई। अब उनकी सुंदरता की महक की खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई थी और उनका वजूद मुझसे टकरा गया। मैं एक अलग फीलिंग महसूस करने लगा था, लेकिन मौसी मेरे ऊपर से उठ नहीं रही थी। उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरा खुद पर काबू पाना मुंह हो रहा था। इससे पहले कि हमारे बीच में कुछ होता, अचानक मौसी हिली। तब जाकर मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने ऊपर से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने जो भी मेकओवर किया है, इससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन कृपया आप हील्स ना पहने। मुझे आपको हर कदम पर उठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने हील वाली सैंडल एक तरफ रख दी और मेरी माँ की दूसरी फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नज़र मौसी के वजूद पर थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच वह एक गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी। इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वह मेरी प्रेमिका थी। लेकिन मौसी ने गलतफहमी दूर करने के बजाय और भ्रम पैदा कर दिया। मेरे सभी दोस्तों को उन्होंने बताया कि मैं रोहन की दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वह बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम अपने दोस्तों को यह बताकर थोड़े भावुक होना चाहते थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं उसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकती हूँ। तो मैंने सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दिया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। यदि तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मौसी ने यह कहा, मैंने उनसे कहा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया वह सही किया। मुझे तो भाव खाने की आदत है। इस पर उन्होंने कहा, मैं तब से तुम्हें जानती हूँ। जब तुम 2 साल के थे तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है। मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने सीधा कहा कि अब तो हमारी दोस्ती का विषय छिड़ गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। मौसी अब मेरी दोस्त बन चुकी थी और हमारी बीच का रिश्ता एक नए मोड़ पर था। मैंने थोड़ा हंसी मजाक में कहा, अब तो आपको मेरी मौसी बनने की उम्र भी बीत चुकी है और मुझे आपको मौसी कहने की उम्र भी बीत चुकी है। मेरे शब्दों में जैसे हल्का सा मजाक था, लेकिन वह इस बात को समझ गई। वह चुटकी लेते हुए बोली, तो फिर तुम मुझे सुरेखा कहकर बुलाओ, क्या यही ठीक रहेगा? वह 40 साल की महिला थी, लेकिन देखने में वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी जवान लड़की का चेहरा और मासूमियत उसमें समाई हो। जब मैंने उसे उसका नाम लिया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक नया रिश्ते की शुरुआत हो रही हो। मुझे थोड़ा संकोच हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उम्र और रिश्तों की सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। लेकिन उसकी मुस्कान ने जैसे सारे संकोच तोड़ दिए। जैसे ही मैंने कहा, ठीक है सुरेखा, वह कुछ पल के लिए शर्मा गई, मानो वह किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लाजवाब हो। उस लाज के साथ जो नयापन और आत्मविश्वास था, वह मुझे और भी आकर्षित कर गया। अब हम दोनों के बीच की दीवारें, जो पहले रिश्ते की सीमाओं में बांधती थीं, अब पूरी तरह से गिर चुकी थीं। अगले दिन कॉलेज जाने से पहले मुझे शर्ट चुनने में काफ़ी असमंजस हो रहा था। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछा कि कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, सुरेखा कमरे में दाखिल हुई। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे फ़ोन रखने को कहा, फिर अपनी आवाज़ में हल्का सा आदेश देते हुए बोली, जब तुम्हारी सुरेखा घर पर है तो अपनी माँ को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। यह शब्दों में एक ताजगी थी, जैसे एक नया और अलग रिश्ता अपनी पूरी रफ्तार पकड़ रहा हो। वह तुरंत उठकर मेरी पसंद की शर्ट निकाल लाई और बोली, यह पहन लो,
मुझे यकीन है कि तुम इसमें बहुत अच्छे लगोगे। उसकी पसंद में कोई गलत नहीं था और यह विचार भी मुझे काफ़ी भाया। फिर मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और एक नए आत्मविश्वास के साथ घर से निकल पड़ा। वह रात कुछ अलग थी। जैसे ही मैं अपने कमरे में बैठा था, सुरेखा आई और बोली, तुम बहुत थक गए हो, आज मैं तुम्हारे सिर में तेल की मालिश करूंगी। जब उसका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा तो मेरे शरीर में हलचल सी हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सारे संकोच और थकावट को छू लिया हो। उसकी अंगुलियों का स्पर्श मेरे सिर से धीरे धीरे पीठ तक फैलने लगा और मुझे एक सुकून भरी गहरी नींद आ गई। माँ के पास कभी इतना समय नहीं था कि वह मुझे ऐसी मालिश कर सके। वह हमेशा अपनी कामों में व्यस्त रहती थीं। मुझे तो यह याद भी नहीं था कि कभी माँ ने मुझे इस तरह से विश्राम दिया हो। लेकिन आज सुरेखा ने अपनी देखभाल और स्नेह से मुझे एक नई राहत दी और मैं सोते सोते उसकी देखभाल में खो गया। अगले दिन जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि सुरेखा मेरे पैरों के पास सो रही थी। उसकी नज़दीकी और उसके पास सोने का यह दृश्य मुझे थोड़ी अजीबियत में डाल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मैं तुरंत उसे जगाया। आप यहाँ मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो? मैंने हैरान होते हुए पूछा। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, कल जब मैंने तुम्हें तेल की मालिश दी थी तो मेरी भी आंख लग गई थी, बस वहीं सो गई। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो किसी मायूसी या थकावट को छुपाता हुआ दिख रहा था। फिर उसने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह बोली, रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था तो तुम तुरंत सो गए थे। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें कभी समय नहीं देती? क्या तुम्हें कभी सिर की मालिश नहीं की गई? मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। सच तो यह था कि मेरी माँ को अपने काम से समय नहीं मिलता था। वह हमेशा व्यस्त रहती थीं और मुझे कभी ऐसा आराम नहीं मिला था जैसा सुरेखा ने दिया। लेकिन मैंने यह बात छिपाई और कहा कि मेरी माँ मुझे हमेशा अच्छी तरह से देखती हैं। सुरेखा ने सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। तभी घर की घंटी बजी और मैं समझ गया कि मेरी माँ और पापा आ गए थे। मैं खुशी से दौड़कर उनके पास गया। माँ और पापा घर आए और जैसे ही पापा की नज़र सुरेखा पर पड़ी, वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। मैं यह देखकर थोड़ा चौंका क्योंकि पापा ने जैसे सुरेखा को काफी ध्यान से देखा था। वह एक पल के लिए बहुत ध्यान से उन्हें देख रहे थे और मुझे यह महसूस हुआ कि वह कुछ सोच रहे थे। मुझे इस स्थिति से अनजान नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने पापा की नज़रें उनकी ओर से हटाने के लिए उन्हें गले लगा लिया। फिर माँ ने सुरेखा से मिलते हुए उन्हें गले से लगा लिया। मुझे अच्छा लगा कि माँ सुरेखा को इतने अच्छे से जानती थीं और दोनों के बीच एक अच्छी समझ थी। लेकिन रात को भोजन करते वक्त मैंने फिर से पापा को सुरेखा की ओर एक अलग तरीके से देखते हुए महसूस किया। उसकी नज़रों में जो गहराई और चिंता थी, वह मुझे परेशान कर गई। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें इतनी ध्यान से क्यों देख रहे थे। वह नज़रें जो घूरने वाली नहीं थीं, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। रात का खाना खत्म हुआ और पापा अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुरेखा अभी भी किचन की सफाई कर रही थी। मैंने यह महसूस किया कि उसकी देखभाल, उसकी सहजता और उसका काम करने का तरीका एक अद्भुत सुकून दे रहा था। कुछ समय बाद, किचन साफ करने के बाद, वह अपने कमरे में चली गई और मैं अकेला अपने विचारों में खो गया। कुछ देर बाद मैं भी उनसे मिलने उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ था। सुरेखा मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने उनसे कहा, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपका रोहन। इस पर सुरेखा बोली, तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ा डर गई थी। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं सुरेखा, कोई काम नहीं था। हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए यहां पर हूं। मुझसे बिना कोई सवाल किए वह मेरी बात मान गई। फिर मैं तुरंत उसके कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह के 10 बज गए। अभी तक नाश्ता नहीं बना था। सुरेखा जी, जो हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता लाती थी, आज 9 बजे तक ना नहीं लाई थी। इसलिए मैं रसोई में यह देखने गया
कि नाश्ते में देर क्यों हो रही है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि सुरेखा अपना चेहरा नीचे किए ही खड़ी थी। वह गहरी सोच में पड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वह बोली, तुम्हारे पापा? वह आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सर मेरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए हैं तब से पापा की बुरी नज़र का कला जी पर थी। मैं उस पर उनकी बुरी नज़र देख सकता था। सुरेखा सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता था। मैं जानना चाहता था कि एक दिन में पापा ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी डर गई है। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे सुरेखा को देखना चाहिए, इसलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधा सुरेखा के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे पापा सुरेखा जी के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे नोट रख दिए। कहीं पापा ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। पापा उन्हें अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे थे? सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। सुरेखा जी पापा से कह रही थीं, जब तक मैं रोहन से नहीं मिलूंगी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। उसकी यह बात मेरे दिमाग में एक गहरे तूफान की तरह गूंजने लगी। क्या सुरेखा मुझसे सच में कुछ महसूस करने लगी थी? क्या उसकी भावनाएं मुझे अब समझने लग गई थीं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वह सब मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था। बिना देर किए मैंने खुद को काबू में रखते हुए उसके कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। मेरे अंदर सवालों की झड़ी थी और मुझे जवाब चाहिए थे। मैंने पापा से सीधा सवाल किया, आप सुरेखा के साथ क्या कर रहे हैं? जैसे ही मैंने यह पूछा, माँ भी कमरे में दाखिल हो गईं। उनका चेहरा तुरंत बदल गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय ठहर सा गया हो। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और यह तो साफ था कि कुछ गंभीर था जो मैं नहीं जान रहा था। माँ और पापा ने मुझे आदेश दिया, तुम अपने कमरे में जाओ, लेकिन मेरी आत्मा ने यह स्वीकार नहीं किया। मैंने झुका नहीं, बल्कि दृढ़ता से कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है और आपने सुरेखा के साथ क्या किया है। यह कहते हुए एक अजीब सी चुप्पी हो गई। कमरे में हर कोई निःशब्द था। तभी सुरेखा आई और उसने मुझसे चिपकते हुए गले से लग लिया। उसके आंसू उसके गालों से गिरने लगे और उसकी आवाज में एक दर्द था जिसे मैं पूरी तरह से महसूस कर सकता था। वह मुझसे कहने लगी, रोहन, तुम ही हो इस घर में जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं तुमसे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैं चुप रही। उसकी आवाज में ऐसी हलचल थी जैसे वर्षों का दर्द उसके अंदर समाया हुआ हो। उसकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैंने उसे अपने कंधे पर सहारा देते हुए कहा, अगर आप पर कोई गलत करेगा तो मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन तभी सुरेखा ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने मेरी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वह बोली, रोहन, तुम अपनी अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम कविता है। कविता ने कुछ साल पहले इस घर में काम किया था। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और उनमें से एक को तुम्हारे पापा ने गोद ले लिया। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल कर रही हूँ और मैं तुम्हारी भी देखभाल करूंगी। मैंने सुरेखा को अपनी ओर से दूर कर दिया और फिर गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, आप मेरी मौसी भी होंगी, लेकिन मैं अपने जीवन को आपकी वजह से तबाह नहीं करना चाहता। आप यह कह रही हैं कि मेरे माता पिता मेरे असली माता पिता नहीं हैं और आप मुझे यह डर दिखा रही हैं कि आप मुझे सच बता देंगी। लेकिन मैं जानता हूं कि वे मुझे खोने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरी देखभाल की है। मुझे अब साफ साफ समझ आ चुका था कि मुझे सच्चाई जानने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे वह जीवन दिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वे मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं उनके प्यार और देखभाल के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगा। मैंने गहरी नफरत के साथ सुरेखा से कहा, आप गलत कह रही हैं। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सुरेखा की आंखों में एक गहरी निराशा थी, लेकिन वह चुप रही। मेरी बातों ने जैसे उसे हिला दिया था।
उसकी सच्चाई अब मेरे सामने थी। माँ और पापा सुरेखा को पुलिस के पास ले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई की वजह से सुरेखा को कुछ राहत मिली, क्योंकि वह उसके साथ लंबे समय से जुड़ी हुई थी और उसकी देखभाल कर रही थी। इसलिए उन दोनों को कुछ समय दिया गया। आपका भाई सही रास्ते पर नहीं था, पापा ने बताया। सुरेखा ने उसे ठीक से परवरिश नहीं दी थी। उसके बिना संस्कारों के कारण वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि सुरेखा और मेरे परिवार के बीच के रिश्ते कितने जटिल थे। कुछ साल पहले जब माँ का निधन हुआ था, सुरेखा ने मेरे भाई की देखभाल नहीं की थी और वह भी गलत रास्ते पर जा पहुंचा। वह चोरी करने, गलत संगत में पड़ने और हमेशा पैसे की मांग करता रहा। मुझे अब यह भी पता चला कि सुरेखा ने कुछ समय पहले मेरे माता पिता से पैसे लिए थे, लेकिन वह उन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई। अगर उसने उन पैसों और समय की सही कदर की होती तो आज मेरा भाई एक बेहतर इंसान होता। वह अब भी हमारे माता पिता से पैसे मांगने के लिए घर आया था, लेकिन इस बार हमारे माता पिता ने उसे मना कर दिया। सुरेखा, तुम अब और हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती, पापा ने कड़क आवाज में कहा। अब हम तुम्हें हमारे घर से बाहर निकालने जा रहे हैं। माँ और पापा ने सुरेखा को घर से बाहर कर दिया और मेरे दिल में अब उसके लिए कोई स्थान नहीं था। सुरेखा ने मुझे अपना प्यार जताने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आई, मेरी आंखों से उसका पर्दा हटा। वह अब मेरे लिए महज एक झूठी शख्सियत बन चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे गोद लेने के लिए सुरेखा को पैसे दिए थे, लेकिन वह उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। उसने न तो मेरे भाई को अच्छे संस्कार दिए और न ही उसे सही दिशा में बढ़ने का मौका दिया। अगर सुरेखा ने समय रहते उसकी परवरिश की होती तो शायद आज वह सही रास्ते पर होता, लेकिन अब यह सब बदल चुका था। मेरे माता पिता ने न केवल मुझे अपना बेटा माना, बल्कि मेरे भाई को भी गोद लेकर उसे अपना प्यार दिया। यह वही समय था जब मेरी माँ और पापा ने सुरेखा को हमेशा के लिए घर से बाहर कर दिया। मैं अपने माता पिता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरे भाई को एक अच्छा जीवन दिया। अगर मुझे सुरेखा की सच्चाई वक्त रहते नहीं पता चलती तो मैं उनकी चालों का शिकार हो सकता था। कभी कभी लोग पैसों के लालच में रिश्तों की सच्चाई और गरिमा को भूल जाते हैं, लेकिन मैंने सीखा कि परिवार और रिश्ते पैसा और लालच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे जीवन में जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक सीख थी जो मेरे अस्तित्व को पूरी तरह से बदल कर रख दी। उस समय मुझे यह समझ में आया कि सच्ची ताकत रिश्तों में होती है, न कि पैसों या स्वार्थ में। सुरेखा ने जो भी किया वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए था, लेकिन उस स्वार्थ की कीमत वह नहीं समझ पाई। जीवन में हमें कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ हमारे रिश्ते का सिर्फ एक पक्ष निभाते हैं। उनका नजरिया एक तरफा होता है। जब तक हम उन रिश्तों से जुड़े रहते हैं, हम यह महसूस नहीं कर पाते कि कहीं न कहीं हमें अपने आत्मसम्मान और खुशी को नज़रअंदाज करना पड़ता है। लेकिन जब सच सामने आता है तो हमें यह समझ में आता है कि रिश्ते केवल तभी मजबूत होते हैं जब वे सच्चाई और विश्वास पर आधारित हों, न कि स्वार्थ और झूठ पर। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास और प्रेम में होनी चाहिए। जब सुरेखा की सच्चाई सामने आई, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता ने हमेशा अपने प्यार और देखभाल से मुझे और मेरे भाई को वो जीवन दिया है जो हमें चाहिए था।